आज हम लोग बात करने वाले हैं बीसीसी अरेंजमेंट के बारे में कि उसमें कितना पैकिंग फ्रैक्शन होता है। लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था एचसीपी और सीसीपी अरेंजमेंट। सीसीपी और एफसीसी में बेटा बिल्कुल ही सेम होता है, पैकिंग फ्रैक्शन बिल्कुल सेम होता है, एज इट इज डिटो कॉपीकेट होता है, ठीक है ना। तो आज हम लोग बात करने वाले किसके बारे में, बीसीसी अरेंजमेंट के बारे में बेटा। बीसीसी अरेंजमेंट, बीसीसी का मतलब क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग, बॉडी सेंटर्ड क्लोज्ड पैकिंग इन 3D की बात कर रहे हैं। इसके बारे में बात करेंगे कि इसमें कितना पैकिंग फ्रैक्शन होता है, उसको कैसे निकालते हैं पैकिंग फ्रैक्शन को, ठीक है बेटा। तो बॉडी सेंटर के लिए सबसे पहले तो हम इसको ड्राई कर लेते हैं। अब देखो, एक तो यहाँ रहेगा, सारे कॉर्नर्स पे एक एक एटम तो होना ही है, इजीली बना देते हैं इसको। अब एक एटम कहाँ रहेगा, बॉडी सेंटर में 8 एटम तो कॉर्नर्स पे रहेंगे, 8 कॉर्नर्स पे एक एटम कहाँ रहेगा बेटा, वो एक एटम देखना है हमें, ध्यान उसी का देना है। वो एक एटम कहाँ रहेगा, वो एक एटम रहेगा यहाँ पर, बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी में, ठीक है। ठीक है, अब मैंने इसको ए कह दिया, इसको बी कह दिया, इसको सी कह दिया और इसको डी कह दिया, ठीक है ना। ए बी सी डी कह दिया। अब देखो, इसकी एज लेंथ मैंने ए मान रखी है, एज लेंथ कितनी है, ए है, एज लेंथ ए है, ठीक है। एक्चुअल में जो है ये एटम, जो मैंने एटम्स रखे ना, ये एटम क्या है, एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। जो डायगोनल वाले, ये तो क्या है, फेस डायगोनल है, ये बॉडी डायगोनल है। ये कौन सा होता है, फेस डायगोनल, और ये कौन सा होता है, बॉडी डायगोनल होता है बेटा, ठीक है ना। तो अब इसको जो इसके जो बॉडी डायगोनल है, मैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ क्योंकि हम बीसीसी की बात कर रहे हैं, तो मैं उन 3 एटम्स को जोड़ रहा हूँ आपस में, ठीक है। ये ए है और ऐसे मान लेते हैं, अगर इसको करते हैं तो ये ए और ये डी है, ठीक है ना। यहाँ वाला, ये बीच वाला सेंटर वाला बॉडी सेंटर है, तीनों के सेंटर को ज्वाइन करो तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा। सबसे पहले स्टडी करते हैं बेटा इस राइट एंगल ट्राइंगल को, ए बी सी। एज लेंथ हमने ए मान लिया है। तो अब जब बात करते हैं इस चीज की, सबसे पहले तो इस ट्राइंगल से देखो ये एडी कितना होगा, एडी कितना होगा, देखो स्फीयर की जो रेडियस होगी वो कितनी होगी, आर, है ना, आर रेडियस होगी एक, ये आर होगा, ये 2r होगा, ठीक है। इसकी स्फीयर की रेडियस, ये पूरा डायमीटर 2r हो गया, ये r हो गया। तो टोटल कितनी हुई, एडी की लेंथ कितनी हुई, 4r हो गई बेटा। एडी किसके इक्वल आया, 4r के इक्वल आया ना, एडी 4r के इक्वल आएगा बेटा, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहले इस ट्राइंगल को लेते हैं, ए बी सी ट्राइंगल को ले लेते हैं, ए बी सी, इस राइट एंगल ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। ए बी सी में डायगोनल निकालना है ए सी, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट ए बी स्क्वेयर प्लस बी सी स्क्वेयर। इसका मतलब क्या हुआ, ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, अब ए बी कितनी है, ये भी ए है, ये भी ए है, क्योंकि एज लेंथ हमने क्या मानी है इस क्यूब की, ए मान रखी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट ए स्क्वेयर प्लस ए स्क्वेयर, इसका मतलब क्या हुआ, अंडर रूट 2a। फाइनली कितना आ जाएगा, रूट 2a। या फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अगर इसको रूट ना लगाऊं और यहाँ इसी स्क्वेयर कर दूं तो क्या हो जाएगा, 2a स्क्वेयर हो जाएगा अभी, है ना। तो ये लिख लो भाई, इसका मतलब क्या हुआ, ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर। इसको ध्यान रखना है हमें, इसको ध्यान में रखना है, ए सी स्क्वेयर अपॉन में ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू 2a स्क्वेयर, उसको याद रखना है, ठीक है। अब सिमिलरली जो ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा, ए डी और सी, इन ट्राइंगल ए सी डी, ए सी डी ले लो, उसके अंदर ए डी क्या होगा, डायगोनल है, बॉडी डायगोनल है, ए डी क्या है, बॉडी डायगोनल है ना बेटा। तो ए डी निकालेंगे, ए डी स्क्वेयर इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वेयर प्लस
BC स्क्वायर, AC स्क्वायर की वैल्यू यहाँ है ही तो उसको पुट कर देंगे। AC स्क्वायर कितना होगा 2A स्क्वायर प्लस में DC कितना है, ये भी तो एज लेंथ A ही है तो A स्क्वायर हो जाएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास AD स्क्वायर क्या आया 3A स्क्वायर आया। इसका मतलब क्या हुआ AD क्या है, AD क्या होगा √3 हो जाएगा। ठीक है, AD की वैल्यू कितनी आ जाएगी √3 हो जाएगी बेटा। अब ध्यान से देखो हमारे पास क्या था, यहाँ AD 4R है, यहाँ AD 3A √3 है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, दोनों को इक्वेट कर दूंगा तो इसका मतलब क्या होगा √3A = 4R होगा। इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई A = 4R/√3। ठीक है, A = क्या आ जाएगा 4R/√3। A की वैल्यू आ गई हमारे पास है ना। तो वॉल्यूम क्या होगी यूनिट सेल की, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल क्या होगी यहाँ पर A का क्यूब करते ही आ रहे हैं। A क्या है 4R/√3, इसका क्यूब कर दो, इसका मतलब क्या होगा 64R³ डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 64R³ डिवाइड बाई 3√3 आ जाएगा। ठीक है, इसका मतलब वॉल्यूम आ गई। अब हमारे पास क्या आ गई वॉल्यूम, ये वॉल्यूम आ गई बेटा। वॉल्यूम कितनी है ये 64R³ डिवाइड बाई 3√3 वॉल्यूम आ गई यूनिट सेल की। वॉल्यूम किसकी आई यूनिट सेल की, ये तो यूनिट सेल की टोटल वॉल्यूम थी। अब कितने नंबर ऑफ स्पेयर हैं बॉडी सेंटर्ड में, टोटल नंबर ऑफ स्पेयर कितने हैं बॉडी सेंटर में। अब देखो टोटल नंबर ऑफ एटम और स्पेयर, नंबर ऑफ एटम और स्पेयर कितने होंगे बेटा, वो कितने होंगे। देखो 8 तो कॉर्नर पे उनका कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 8 × 1/8 प्लस 1 कहाँ है बिल्कुल बॉडी सेंटर में है तो ये गया 1 तो 1 + 1 कितना हुआ 2। टोटल नंबर ऑफ कितने हैं एटम या स्फीयर 2 है। अब स्फीयर की वॉल्यूम कितनी होती है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, स्फीयर की वॉल्यूम क्या होती है 4/3 πr³ होती है बेटा, है ना। तो टोटल कितने स्फीयर हैं वो कितने हैं, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ स्फीयर = 2 × 4/3 πr³। इसका मतलब क्या हुआ 8/3 πr³ हो गया बेटा। ठीक है, 8/3 πr³ हमारी क्या आ गई टोटल वॉल्यूम आ गई जितने भी स्फीयर थे इस यूनिट सेल में। ठीक है ना। अब पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है तो पैकिंग फ्रैक्शन का तो फॉर्मूला हमें पता ही है। पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी एक ही चीज होती है बेटा। पैकिंग फ्रैक्शन का मतलब क्या है कि जो टोटल वॉल्यूम आई है किसकी स्फीयर की, कि जितने स्फीयर पड़े हैं उनकी टोटल वॉल्यूम यूनिट सेल में डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, यानी जितने स्फीयर जितने एटम है उनकी वॉल्यूम डिवाइड बाय टोटल यूनिट सेल की वॉल्यूम। तो स्फीयर की वॉल्यूम हमारे पास कितनी है 8/3 πr³ डिवाइड बाय पूरी यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी है 64R³ डिवाइड बाई 3√3। तो R³ से R³ कैंसिल हुआ। ठीक है, इसको सोल्व करते हैं भाई। अगर इसको सोल्व करते हैं और इनटू में 100 कर लो क्योंकि परसेंटेज निकालनी ना हमें पैकिंग फ्रैक्शन कितना है, तो इनटू में 100 कर लो। जब इसको हम सोल्व कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा पैकिंग फ्रैक्शन क्या आ जाएगा π√3 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा बेटा। π√3 डिवाइड बाई 8 इंटू में 100। पाई की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, पाई की वैल्यू हम सबको पता है बेटा कितनी होती है 3.143 होती है और √3 की वैल्यू कितनी होती है 1.732। ठीक है, 1.732 डिवाइड बाई कितना है 8 इंटू में क्या है 100 और आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास 68% बेटा। कितना आ जाएगा 68%। इसका मतलब जो पैकिंग फ्रैक्शन होता है, पैकिंग फ्रैक्शन है जो बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में वो कितना होता है बेटा, वो होता है 68% होता है। ये बॉडी सेंटर्ड का था पूरा का पूरा। बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन में पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है 68%। अगर वो वॉल्यूम पूछ ले यूनिट सेल की, बीसीसी में यूनिट सेल की वॉल्यूम कितनी होती है 64R³ डिवाइड बाई √3√3। ठीक है,
ये वॉल्यूम आ जाएगी। टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होते हैं बीसीसी में? 2 होते हैं बेटा, ठीक है। अब बेटा बात करते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में। सिंपल क्यूबिक क्लोज पैकिंग में 3 डायमेंशन जब होती है तब उसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन कितना होता है उसको निकालना है। तो सिंपल क्यूबिक के लिए भी हमें क्या ड्रा करना है? वैसे पहले तो क्यूब ही ड्रा करना है, यानी यूनिट सेल बनानी है उसकी, ठीक है। तो सिंपल क्यूबिक में तो सिर्फ कॉर्नर कॉर्नर पे एटम होते हैं, यानी 8 एटम होते हैं, सिर्फ कॉर्नर्स पे होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम इन सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कितने होंगे बेटा? कॉर्नर पे 8 हैं और सबका 1/8 पोर्शन होगा, तो टोटल एटम 1 आ जाएंगे, ठीक है। टोटल एटम क्या आ जाएंगे? 1 आ जाएंगे बेटा। एज लेंथ हमारी फिर से वही होगी, ए ही रहेगी, एज लेंथ हम ए मान लेंगे। अब नंबर ऑफ स्फीयर हमें पता चल गया कि 1 आया। अब देखो ये जो एटम है ना, ये जो दूर दूर एटम दिखाए हुए हैं, एक्चुअल में ये क्या है? एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। सिंपल क्यूबिक में क्या होता है? ये सारे एटम एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं? टच कर रहे होते हैं बेटा, ठीक है। अब ये 2 एटम एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे होते हैं, मान लो मैं डायगोनल वाले दिखा रहा हूँ, बस ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, तो दोनों की टोटल रेडियस यानी जो यहाँ से यहाँ की जो रेडियस आएगी वो कितनी आ जाएगी? ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2r। जब भी बात करेंगे ये वाला एटम और ये वाला एटम दोनों आपस में टच कर रहे होंगे, तो r इसका, तो ए क्या हो जाएगा? एज लेंथ इक्वल टू क्या हो जाएगी? 2r हो जाएगी बेटा, सिंपल है। एज लेंथ 2r होगी। और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर कितनी होती है? 4/3 पाई r क्यूब होती है बेटा, ठीक है। अब टोटल स्फीयर कितने हैं? एक ही है, तो वॉल्यूम कितनी रहने वाली है यूनिट सेल की? 4/3 पाई r क्यूब ही रहने वाली है बेटा, है ना। वॉल्यूम ऑफ क्यूब की वॉल्यूम कितनी होती है? अब क्योंकि क्यूबिक की बात करें, क्यूब की वॉल्यूम ए का क्यूब होती है। ए का क्यूब मतलब 2r का क्यूब, यानी 8r क्यूब हो जाएगी बेटा, सिंपल सी बात है। अब पैकिंग फ्रैक्शन कैसे निकालना है? देखो पैकिंग फ्रैक्शन, क्यूब की वॉल्यूम है और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर पड़ी है हमारे पास, तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय क्यूब की वॉल्यूम, तो 4/3 पाई r क्यूब डिवाइड बाई 8r क्यूब। r क्यूब से r क्यूब कैंसिल हुआ, 4/3 पाई डिवाइड बाई 8 इंटू में 100 कर देना है बेटा यहाँ, ठीक है। इसको जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू जो आएगी वो आएगी 52.37%। इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि 52.4% पैकिंग फ्रैक्शन होता है सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड यूनिट सेल की बात करें तो, ठीक है। सिंपल क्यूबिक क्लोज्ड यूनिट सेल की बात करें तो इतना होता है बेटा, इसके अंदर पैकिंग फ्रैक्शन 52.4% होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा कि जो वॉइड क्रिएट होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो क्रिएट होता है, उसकी रेडियस और एटम या स्फीयर की रेडियस के बीच में क्या रिलेशन होता है बेटा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आउटलाइन ड्रा कर लेते हैं कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड कैसे बनता है, तो उसकी आउटलाइन को ड्रा कर लेते हैं बेटा, ठीक है, समझने के लिए। ठीक है, ये जो वॉइड क्रिएट हो रहा है यहाँ पर, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड होता है बेटा। इसमें टोटल एटम तो वैसे 6 होते हैं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 एटम से मिलकर बना होता है, लेकिन मैं इसके एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला दिखा नहीं रहा हूँ, सिर्फ 4 ही शो कर रहे हैं हम, ठीक है ना, सिर्फ 4 ही शो कर रहे हैं। इनके सेंटर को आपस में जोड़ देते हैं बेटा, इनके सेंटर को आपस में क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं बेटा, ठीक है ना। अब इसके बीच में जो वॉइड बन रहा होता है ना, वो क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। मैं यहाँ स्फीयर दिखा रहा हूँ बस, ऐसा मान लो, ठीक है। ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है, इनको नाम दे देते हैं ए बी सी और डी कहते हैं, ठीक है। ए बी सी और डी कह दिया बेटा, ठीक है। तो ये तो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये कितना होगा? 2r होगा। ये रेडियस कितनी होगी? r होगी। ये भी कितनी होगी? r होगी। एज लेंथ को हमने मान लिया है, एज लेंथ जो है वो मान लिया हमने, क्या है? a सेंटीमीटर है। कितनी है? a सेंटीमीटर मान लिया बेटा। जो एज लेंथ है उसको हमने, या यूनिट सेल की जो लेंथ है, यूनिट सेल की जो लेंथ है उसको हमने a सेंटीमीटर मान लिया बेटा। जब a सेंटीमीटर मान लिया ना, तो अब देखो इस राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम। अब बार बार राइट एंगल ट्रायंगल की बात करेंगे, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो ABC है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC हमारे पास क्या है? ABC में
AC है ना। AB इक्वल टू BC होगा, AB इक्वल टू BC क्योंकि एक A ही तो है, AB इक्वल टू BC विच इक्वल टू A सेंटीमीटर, यानी एज लेंथ ये भी और ये भी, क्योंकि क्यूब की बात करें तो क्यूब बराबर ही है, एज लेंथ तो बराबर ही है ना। तो अब AC निकालना है इसमें, तो AC क्या होगा, अंडर रूट AC कैसे होगा, AB स्क्वेयर प्लस BC स्क्वेयर, इसका मतलब क्या हुआ, रूट 2A आएगा। AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, रूट 2A आ जाएगी बेटा। AC कितना आ जाएगा, रूट 2A होगा, ठीक है। AC कितना होगा, रूट 2A हो जाएगा बेटा। अब क्या करना है हमें क्या करना है, अब देखो AC को AB से डिवाइड कर दो, यानी आल्सो जो परपेंडिकुलर है, जो डायगोनल AC को बेस जो परपेंडिकुलर है AB उससे डिवाइड कर दो, तो AC कितना है, रूट 2A, और ये कितना है, इसकी लेंथ कितनी A है, A से A कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये रूट 2/1 होगा। AC बाई AB क्या होगा, रूट 2/1 के इक्वल आएगा, क्योंकि रूट 2A बाई A, AB का मतलब एज लेंथ कितनी है, A ही तो है, हमने A लिखा है, तो A से डिवाइड किया, रूट 2A, A से A कैंसिल हो गया, रूट 2/1 आ गया। अब क्या करना है बेटा, अब देखो, अब AB किसके इक्वल आ रहा है, नाउ AB इज इक्वल टू किसके इक्वल है, AB ये बड़ा आ रहा है बेटा, तो ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, इसका मतलब R प्लस R, इसका मतलब 2R के इक्वल होगा AB किसके इक्वल होगा, R प्लस R, इसका मतलब 2R के इक्वल हुआ, AB 2R के इक्वल हुआ। और AC किसके इक्वल होगा, देयरफॉर AC किसके इक्वल होगा, AC की वैल्यू क्या होगी, एक तो ये R, एक ये R, और छोटे वाला जो बीच में वॉइड है उसकी कितनी होगी, 2R। इसका मतलब क्या होगा, 2R प्लस 2R के इक्वल क्या होगा, AC होगा बेटा, 2R प्लस 2R के इक्वल AC होगा। अब AC बाई AB को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, AC क्या होगा, 2R प्लस 2R है, और नीचे 2R है, इसका मतलब R प्लस R बाई R लिख सकता हूं मैं इसको, इसी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, R प्लस R, इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो ठीक है, इसी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। AC की वैल्यू क्या आएगी, 2R प्लस 2R है, इसका मतलब क्या हुआ, 2R प्लस 2R डिवाइड बाई AB क्या होगा, AB की वैल्यू क्या है, हमारे पास 2R है बेटा, देखो, और इक्वल किसके आएगा, ये रूट 2/1 इज इक्वल टू रूट 2/1 रख देंगे, सिंपल है, ये तो सिंपल ही है। अब इसको सोल्व करना है बेटा, हमें इसको सोल्व करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस में R बाई R लिख सकते हैं, 1 प्लस R बाई R इज इक्वल टू रूट 2/1 लिख सकता हूं मैं, यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को भी। अब देखो 1 प्लस R बाई R और रूट 2/1, अब इसको रीअरेंज ही करना है और कुछ नहीं करना है, R बाई R इसको रखो, 1 को उधर ले जाओ, इसका मतलब क्या हुआ, R बाई R इज इक्वल टू रूट 2/1 माइनस 1, यही तो होगा ना, रूट 2/1, ये 1 प्लस में था उधर गया, इक्वल टू के साइन के उधर गया, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी ये रूट 2 माइनस 1 हो गया। इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, रूट 2 माइनस 1, क्योंकि अगर बटे में 1 हो तो उसको मानो ना मानो कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो रूट 2 माइनस 1, रूट 2 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, रूट 2 की वैल्यू हमें पता ही होता है कितनी होती है, तो इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, R बाई R इज इक्वल टू 0.414, क्योंकि 1.414 रूट 2 की वैल्यू होती है, 1.414 में से 1 माइनस कर दो 0.414 आ जाता है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, R इज इक्वल टू 0.414 R, ये रिलेशन आ गया बेटा। देखो ये स्मॉल r किसकी रेडियस है, वॉइड की, और बड़ी R किसकी रेडियस है, स्फीयर की यानी एटम की। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की रेडियस और रेडियस ऑफ एटम के बीच में जो रिलेशन आया बेटा वो ये था, ठीक है। R इज इक्वल टू, रिलेशन क्या रहेगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ, R इज इक्वल टू 0.414 R। अब जिसमें ये छोटा r हमारे लिए क्या है, रेडियस ऑफ वॉइड है, वॉइड की रेडियस, और बड़ा R क्या है, स्फीयर की रेडियस यानी एटम की रेडियस है बेटा, ठीक है, ठीक है बेटा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ टेट्राहेड्रल, TD का मतलब टेट्राहेड्रल वॉइड एंड रेडियस ऑफ एटम। तो उसके लिए सबसे पहले टेट्राहेड्रल वॉइड को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, टेट्राहेड्रल वॉइड को जनरेट करेंगे। तो पहले तो वही काम करना है हमें, इसको थोड़ा बड़ा ही बना लेते हैं,
ठीक है, हर कॉर्नर पे एक एटम, कॉर्नर वाले एटम तो बनाने ही है बेटा, इसमें कोई शक ही नहीं है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे क्रिएट होगा, यहाँ हमें बस वही देखना है बेटा। ठीक है ना, टेट्राहेड्रल वॉइड कैसे क्रिएट होगा हमें बस उसी को देखना है, बिल्कुल ध्यान से देखना है बेटा। ठीक है, अब इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो, ठीक है, और इसको डी मान लो। यहां ये टेट्राहेड्रल वॉइड है। ठीक है, ये तो फेस डायगोनल है, और ये वाला जो है ये बॉडी डायगोनल है। ठीक है बेटा, एक तो क्या है फेस डायगोनल है, एक है बॉडी डायगोनल है। अब ध्यान से देखना, ये फिर से हमारे पास वही चीज है, ये 2r है। ठीक है, ये r, ये r, वही रेडियस जो हमने पहले बनी थी वैसा ही कुछ है। ठीक है, इनको भी मत लिखो चाहे r को, तो ये 2r है, बस इतना ध्यान रखना। ठीक है, अब है क्या हमारे पास, जो एज लेंथ है वो कितनी होगी, ए ही मान लेनी है। फिर से हमने एज लेंथ सारी की सारी क्या मान ली है, ए मान लेनी है बेटा। एज लेंथ क्या मान लेनी है, ए मान लेनी है। तो अब यहां फिर से ट्राइंगल एबीसी देखेंगे, इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी ट्राइंगल में एसी जो फेस डायगोनल है वही निकालना है हमें। तो एसी की वैल्यू क्या होगी, एसी इज इक्वल टू फिर से वही है रूट ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो वो कितना हो जाएगा, रूट 2a आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रूट 2a आ जाएगा बेटा, रूट 2a। इसका मतलब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, एसी की वैल्यू आ गई बेटा। एसी की वैल्यू कितनी आई, रूट 2a आ गई, ट्राइंगल ए बी सी से आ गई। अब ए और सी एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं, ये मैंने दिखाया छोटे छोटे हैं एटम, लेकिन ये दोनों स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मतलब ये इतना बड़ा है ये इतना बड़ा है, ऐसे दो टच कर रहे हैं एक दूसरे को। ठीक है, जब ए और सी एक दूसरे को टच करे इसका मतलब क्या है कि एसी की जो वैल्यू है वो क्या है, एसी इज इक्वल टू, अब आर प्लस आर मतलब 2r होगा, आर प्लस आर इज इक्वल टू 2r होगा। इसका मतलब एसी क्या होगा, आर प्लस आर 2r। अब वाई एसी रूट 2 है, यहाँ 2r है ना, तो इसका मतलब 2r इज इक्वल टू रूट 2a होगा। इसका मतलब क्या हुआ, 2r इज इक्वल टू रूट 2a होगा। इसका मतलब क्या हुआ, a इज इक्वल टू क्या होगा, 2r बाई रूट 2 होगा, यही तो होगा। या फिर उल्टा कर लो, चाहे r की वैल्यू निकाल लो यहाँ से, चलो r की वैल्यू निकाल लेते क्योंकि रेडियस की चाहिए ना। तो r इज इक्वल टू रूट 2a बाई 2, r क्या आ जाएगा, रूट 2a बाई 2, 2 को बस इसके नीचे ही तो लेके जाना है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, r इज इक्वल टू रूट 2a बाई 2 आ जाएगा बेटा। ठीक है, r इज इक्वल टू रूट 2a बाई 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेना है बेटा। ठीक है, उसके बाद हम ट्राइंगल लेते हैं ए सी डी, ए सी और डी, ये वाला ट्राइंगल लेते हैं। इन ट्राइंगल ए सी डी, यहां से आर की वैल्यू कितनी है बेटा, इसको फिर से लिख देता हूँ, रूट 2a बाई 2 है, इसको 1 मान लेना है। इन ट्राइंगल ए सी डी में से हमारे पास क्या होगा, बॉडी डायगोनल कौन सा है, ए डी की बात करेंगे, ए डी को निकालना है ना, हमें ए डी को निकालना है। ए डी बॉडी डायगोनल है, तो ए डी क्या होगा, अंडर रूट ए डी होगा ए सी स्क्वेयर प्लस डी सी स्क्वेयर। ए डी क्या होगा, ए सी का स्क्वेयर प्लस डी सी का स्क्वेयर। अब हमें पता है डी सी क्या है, ए है, और ए सी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास, या ए सी स्क्वेयर क्या होगा, 2a होगा। इसका मतलब यहाँ क्या होगा, 2a स्क्वेयर होगा, ए सी क्या होगा, 2a स्क्वेयर होगा। तो ए सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, 2a स्क्वेयर, और डी सी स्क्वेयर की वैल्यू क्या होगी, ए स्क्वेयर होगी। यही तो आएगा ना, यही तो आएगा। ए सी स्क्वेयर तो रूट 3a आ जाएगा, यहाँ से आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट 3a, रूट 3a हमारे पास एडी की वैल्यू आ जाएगी बेटा। हमारे पास एडी की वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 3 आ जाएगी। अब r प्लस आर क्या होगा, इसी से निकल के आएगा r प्लस आर। r क्या है, रेडियस ऑफ स्फीयर है,
आर क्या है, रेडियस ऑफ वॉइड है, ये टेट्राहेड्रल वॉइड की स्मॉल आर है, वो टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस है बेटा, और जो बड़ा आर है ना ये स्फीयर या एटम की रेडियस है बेटा, ठीक है। तो आर प्लस आर क्या होगा, इज इक्वल टू AD/2। अब ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि ये सारे एक दूसरे के कांटेक्ट में हैं। अब ध्यान से देखो, ये अगर 2r है तो इसको अगर बिल्कुल हाफ लेंथ करना होगा तो एक तो ये r होगा प्लस में ये r होगा, तो यानी r प्लस r, AD का हाफ हुआ ना लेंथ में, AD/2 हुआ। इसका मतलब AD की वैल्यू क्या थी, √3a/2 हुआ। तो r प्लस r की वैल्यू कितनी आई, √3a/2 आ गई। इसको क्या मान लेना है, सेकंड मान लेना है बेटा, इसको क्या मान लेना है, सेकंड। अब सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, क्या करना है, सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग सेकंड बाई फर्स्ट इक्वेशन। तो सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, r प्लस r डिवाइड बाई r इज इक्वल टू √3a/2 डिवाइड बाई √2a/2। सिंपल सी बात है। इधर क्या हो जाएगा, 1 प्लस r बाई r इज इक्वल टू √3a/2 इंटू में 2√2a, a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, विच इज इक्वल टू √3/√2 आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे तो r बाई r इज इक्वल टू √3/√2 -1 होगा। इसको सोल्व करोगे तो क्या होगा, √3 माइनस √2 डिवाइड बाई √2 होगा। सिंपल है। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, √3 की वैल्यू होती है बेटा 1.732 माइनस में, और √2 की वैल्यू होती है 1.414 डिवाइड बाई 1.414। इसको सोल्व कर लो, हमारा आंसर आ जाएगा, वो कितना आएगा 0.225। कितना आएगा 0.225। इसका मतलब r बाई r इज इक्वल टू 0.225। तो इसका मतलब क्या हुआ, रिलेशन क्या होगा r और r के बीच में, r इज इक्वल टू 0.225r। ये देख लो बेटा, ये होता है रिलेशन टेट्राहेड्रल वॉइड की रेडियस और एटम या स्फीयर की रेडियस के बीच का रिलेशन होता है बेटा। ये टेट्राहेड्रल का हो गया। ऑक्टाहेड्रल वाला हम पढ़ ही चुके हैं, 0.414 r के इक्वल होता है। तो ये तो टेट्राहेड्रल वॉइड का हो गया। ऑक्टाहेड्रल में r इज इक्वल टू 0.414 r के बराबर होगा। ये ऑक्टाहेड्रल में होगा। OH का मतलब ऑक्टाहेड्रल, TD का मतलब टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल का ये, ऑक्टाहेड्रल का ये होगा बेटा, ठीक है।